नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर विषयों में रुचि बढ़ाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारी आर्किटेक्चर में बिल्डिंग सर्विसेज प्लेलिस्ट में समझते हैं भवनों में जल आपूर्ति के लिए क्या बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इसी श्रृंखला की एक दूसरी वीडियो में हमने घरों में जल की निकासी, ड्रेनेज और स्वच्छता, सैनिटेशन के बारे में भी क्या बुनियादी आवश्यकताएं रहेंगी उसको समझा है। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम जानेंगे क्या सामान्य जल आपूर्ति की शर्तें हैं, घरों में हम जिस जल का इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणवत्ता और मात्रा के क्या मानक है, जल आपूर्ति का वितरण किस तरह से होता है, घरों में कनेक्शन कैसे दिया जाता है, इसे भी समझेंगे। शुरू करते हैं भवनों में जल आपूर्ति के लिए बुनियादी आवश्यकताएं। भारत में निर्मित भवनों में जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सैनिटेशन के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनका वर्णन भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड 1172 जो 1983 में बनाया गया था उसमें है। और इस कोड में हम भवनों और इमारतों में जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता प्रणालियों से संबंधित सभी तरह की जानकारियां पा सकते हैं। इनको किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है, क्या डिज़ाइन के पैमाने होते हैं, निर्माण और रखरखाव के क्या पहलू होने चाहिए जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए, इन सभी का वर्णन करने वाली एक व्यापक मार्गदर्शिका इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1983 है। यह कोड इंडियन स्टैंडर्ड 1172 शहरी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो भवन होते हैं, आवासीय, वाणिज्य, औद्योगिक या कोई अन्य प्रकार की इमारतें, उन सभी के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सैनिटेशन के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको निर्धारित करता है। इन भवनों के साथ साथ ये जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टेशंस या बंदरगाह या हवाई अड्डे या बाजार और यार्डों, इनमें भी जल की आपूर्ति, जल की निकासी और स्वच्छता के लिए क्या बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उनका निर्धारण भी यही IS 1172 करता है। जब ये IS रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के लिए मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है तो उन निर्धारण में जो आकस्मिक या स्थायी प्रकार की अतिरिक्त भीड़भाड़ होती है उसको ध्यान में नहीं रखता है। सामान्य रूप से जो औसत भार भवनों या सार्वजनिक स्थलों पर होता है उन्हीं के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है। कुछ आवश्यकताएं सभी स्थितियों में लागू होती हैं। इन सामान्य आवश्यकताओं की पालना सभी इमारतों को बनाते समय हमें करना चाहिएगा और सभी इमारतें जल की आपूर्ति व्यवस्था हो, जल की निकासी या स्वच्छता हो, उनके संबंध में ये जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप ही कार्य करनी चाहिए। अगर किसी परिसर में हमने जल आपूर्ति की व्यवस्था की है तो उस परिसर में किसी भी असुरक्षित पानी आपूर्ति का जुड़ाव नहीं होना चाहिए और ना ही सीवरेज या कोई अन्य बैकफ्लो या बैक साइफनेज के खतरे हमारी भवन के संचालन के दौरान होने चाहिए। जब हम जल आपूर्ति की पाइपलाइन की डिज़ाइन करते हैं तो व्यवस्थाएं इस तरह से होनी चाहिए कि पानी की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करते हुए हम सभी तरह के भवन के उपयंत्रों का सही प्रदर्शन और भवन में जो हमारी सफाई, सैनिटेशन की जो ज़रूरतें हैं उन सब को कर सकें। किसी भी भवन में अगर पानी को गर्म करने और गर्म पानी को भंडारण करने के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है तो उन उपकरणों की डिज़ाइन और उन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि ऐसे उपकरणों में पानी के अति गर्म होने से किसी भी प्रकार के विस्फोट होने के खतरे ना रहें। इस कोड में अलग अलग स्थितियों के लिए जलापूर्ति की निर्धारित मात्रा क्या होनी चाहिए उसे भी बताया हुआ होता है और हमें किसी घरेलू उपयोग में पेयजल, भोजन बनाने, नहाने या कपड़े और बर्तनों को धोने के अलग अलग कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है और घरेलू उपयोग के लिए न्यूनतम 70 से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हमें पानी की आवश्यकता हो सकती है। और अगर हम फ्लशिंग एक्टिविटी करते हैं, लैट्रिन वगैरह को साफ करते हैं, तो हमें उसे और दूसरी सफाई के लिए 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कुछ अतिरिक्त पानी आपूर्ति की आवश्यकता हो सकती है और हमें कुल मिलाकर 135 लीटर औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार पानी की आवश्यकता होनी चाहिए।
और ये पानी हम पीने और खाने पकाने में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5-5 लीटर, नहाने में सबसे ज़्यादा 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े और बर्तन धोने में क्रमशः 20 लीटर और 10 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता होगी और हमें घर को धोने और फ्लशिंग करने के लिए लगभग 40 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चाहिएगा। तो कुल मिलाकर मौजूदा मापदंडों में औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हमें 135 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हमें घरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो 135 लीटर की मांग है उसके अनुसार और अन्य जो गुणवत्ता के मानक हैं उनके अनुरूप पानी को घरों में आपूर्ति करना है। IS कोड 1172 के अनुसार हमें घरेलू भवनों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन अगर हम भारतीय शहरों का हाल देखें तो औसतन शहरों के घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 70 लीटर जल की आपूर्ति हो रही है और वो जल भी गुणवत्ता की दृष्टि में घटिया और डाउटफुल संदिग्ध स्थितियों का है। और ऐसी स्थितियों में जो भारतीय शहरों के परिवार हैं वो सरकारी या निजी जो टैंकर होते हैं या स्वयं के ट्यूबवेल या हैंडपंप होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। साथ ही साथ घरों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें घरों में भूतल पर या छत पर पानी के भंडारण की सुविधाओं के लिए भी अतिरिक्त निवेश करना पड़ता है। साथ ही साथ उन्हें पानी को पंप करने के लिए भी अतिरिक्त प्रयोजन करने होते हैं। तो कुल मिलाकर भारत में जो जल की आपूर्ति है वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इंडियन स्टैंडर्ड 1172 कोड संहिता के अनुसार जो भवनों में जल की आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्था या अधिकारी है उसे इलाकों की जो पानी वितरण की लाइनें हैं उनमें पानी की पर्याप्त मात्रा और सही प्रकार का हेड सुनिश्चित करना होगा, ताकि घर के अंदर जो पानी की प्लम्बिंग लाइनें हैं, फिक्सचर्स है, उपकरण हैं या दूसरे जो सहायक उपकरण हैं उनको पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त दबाव के साथ पानी की आपूर्ति हो सके, ताकि वो उपकरण और प्लम्बिंग व्यवस्थाएं सामान्य स्थितियों में संतोषजनक तरीके से काम कर सके। हम जब घरों में पानी की आपूर्ति करते हैं तो जो हमारा सेवा प्रदाता है जो सर्विस कनेक्शन देता है वो भवन के भूतल पे ही, ग्राउंड लेवल पे ही पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करेगा, न कि किसी ऊंची मंजिल की स्थितियों में। और अगर किसी भवन में ऊपरी मंजिलों में पानी की आवश्यकताएं बनानी होंगी तो वो व्यवस्थाएं भवन का मालिक स्वयं अपने स्तर पर करेगा। जो आपूर्ति करता है उसे तो भवन के अंदर पर्याप्त मात्रा और आवश्यक जो दबाव है उसके साथ पानी की आपूर्ति ग्राउंड लेवल पे ही करनी है। किसी भवन या इमारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी पानी की आवश्यकता रहेगी वो भवन के उपभोग किस प्रकार हो रहे हैं उसके प्रकार पर निर्भर करेगी। अगर भवन कोई आवास है, घर है या कोई स्कूल कॉलेज का छात्रावास है या कोई बोर्डिंग स्कूल है तो वहाँ हमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। जो सिनेमा, कॉन्सर्ट हॉल या थिएटर होते हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा नहाने और धोने जैसी स्थितियाँ नहीं हैं वहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 15 लीटर पानी की आवश्यकता रहेगी। वहीं ऐसे कार्यालय और कारखाने जहाँ स्नान की सुविधा नहीं है प्रति व्यक्ति हमें 30 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिएगा। और अगर स्नान कक्ष की सुविधाएं भी कार्यालय या कारखाने में रखी गई है तो हमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 45 लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। जो दिन में काम करने वाले स्कूल है वहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हमें 45 लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। जो रेस्तरों वगैरह हैं वहाँ पर प्रति लीटर प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता 70 लीटर के आसपास हो सकती है। और जो होटल हैं उनमें ये आवश्यकता घर से भी ज़्यादा 180 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। हॉस्पिटल जहां लॉन्ड्री की व्यवस्थाएं भी होती हैं अगर वो केवल 100 बिस्तरों तक है तो वहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आवश्यकता काफ़ी अधिक 340 लीटर हो सकती है। और अगर हॉस्पिटल काफ़ी बड़े आकार का है, 100 से अधिक बिस्तरों वाला हॉस्पिटल है और उसमें लॉन्ड्री की व्यवस्था भी है, कपड़े मरीजों और अस्पताल के दूसरे कक्षों के धोने होते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सबसे अधिक 450 लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। तो घरेलू स्थिति में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर और एक बड़े हॉस्पिटल में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 450 लीटर पानी की आवश्यकता हो सकती है। जो सार्वजनिक
सुविधाओं के स्थल हैं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बंदरगाह या हवाई अड्डे, वहाँ भी हमें जल की आपूर्ति, जल की निकासी और स्वच्छता की मूलभूत आवश्यकताओं को करना होगा। और इन स्टेशनों पे जो प्रतीक्षा कक्ष होते हैं उनके लिए जल की आपूर्ति की प्रावधान अलग अलग स्टेशन की प्रकृति के अनुसार अलग अलग मान के हैं। अगर कोई मध्यवर्ती स्टेशन है रेल या बस का और वहाँ अगर हम बिना किसी स्नान की सुविधाओं के साथ पानी की आवश्यकता की गणना करें तो ये 25 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। और अगर उस मध्यवर्ती स्टेशन पे स्नान की सुविधाएं भी हैं तो ये पानी की आवश्यकता 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो जाएगी। अगर ये कोई जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन है बस या रेल का, तो ऐसी स्थिति में बिना स्नान की सुविधा के लिए तो ये पानी की आवश्यकता 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। और स्नान सुविधाओं के साथ जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पे पानी की आवश्यकता काफ़ी अधिक 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आंकी गई है। और यही 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी हमें रखनी होगी। जब हम इस पानी की मात्रा की गणना कर रहे हैं तो किसी स्टेशन पे व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन कितनी आती है उसकी गणना उस औसत संख्या से निर्धारित की जाती है जो उन स्टेशंस पर आने और जाने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमें इन सभी स्टेशनों पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या दूसरे जो वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, जो अपना सामान बिक्री का कार्य स्टेशन पर करते हैं, उनकी संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी गणनाओं में किसी विशेष समय काल में जो औसत चरम आवश्यकताएं किसी स्टेशन पर आ सकती हैं उन पर भी हमें विचार करना चाहिए। पानी की मात्रा का निर्धारण करने के साथ साथ पानी में गुणवत्ता के क्या मानक होंगे उन्हें भी इंडियन स्टैंडर्ड 1172 तय करता है। पानी जब हम आपूर्ति करते हैं तो वो अपने संचरण के कई मार्गों में रोगजनकों से दूषित हो सकता है और ये जानवरों के अवशेष से हो सकता है। हमारे सीवरेज सिस्टम, सेप्टिक सिस्टम का अगर सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता तो उनके कारण भी हमारा भूजल आपूर्ति तंत्र प्रदूषित हो सकता है और उसमें रोगजनक हमारे जल उपयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पे बुरा असर डाल सकते हैं। पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे प्रदूषक भी इन दिनों गंभीर चिंता के विषय हो गए हैं। जो हमारा घरेलू सीवेज है वो भी भूजल को प्रदूषित करने का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। औद्योगिक कार्यों से जो अपशिष्ट निकलते हैं वो भी हमारे जल तंत्र को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। घर के अंदर जब हम पानी का वितरण करते हैं, उसका स्टोरेज भंडारण करते हैं, पाइपों में उसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी जल के प्रदूषण की संभावना है। कोड कहता है कि हमें इन सभी तरह के जल में होने वाले प्रदूषणों के रोकने की व्यवस्था निर्धारित मापदंडों के अनुसार करनी चाहिए। IS कोड 1172 घर के अंदर पीने के पानी की जो उपयुक्त गुणवत्ता है उसे निर्धारित करता है। वो इमारत में जो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वितरण प्रणाली, पानी के शुद्धिकरण और सभी तरह के प्रदूषणों से, इन्फेक्शन से बचाने के जरूरी दिशा निर्देश प्रदान करता है। हम इमारतों के इस्तेमाल के दौरान जल आपूर्ति को अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक में स्टोरेज भी करते हैं। ये जो कोड है IS 1172 वो इमारतों के भीतर जल भंडारण के जो जलाशय और टैंक बनाते हैं उनके निर्माण में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, उनका डिज़ाइन, उनकी स्थान, कितनी उनमें पानी संग्रह करने की क्षमता और इनकी निर्माण सामग्री और निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में जरूरी दिशा निर्देश की रूपरेखा कोड में दी गई है। संग्रहित जल को सभी प्रकार के प्रदूषण और खराबियों से रोकने के लिए जो सुरक्षाएं अपनानी होंगी उनसे संबंधित विचार और उपाय भी इसी कोड में शामिल हैं। और सभी उपभोक्ताओं को अपने परिसर में, चाहे वो अंडरग्राउंड टैंक में पानी को स्टोर करें चाहे ओवरहेड टैंक में स्टोर करें, उन्हें बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप करना होगा। और सभी जो पानी के भंडारण किए गए टैंक हैं, घरेलू और पीने के पानी के लिए उपयोग किए जाने वाली वितरण पाइपलाइनें हैं, इन्हें समय समय पे कीटाणु रहित करना भी कोड में निर्देशित है। ये इंडियन स्टैंडर्ड 1172 कोड भवनों में जल की आपूर्ति, जल की निकासी और स्वच्छता के लिए जो इमारतों में एक कुशल, सुरक्षित और विश्वसनीय जल वितरण प्रणाली हमें बनानी होगी, उसके लिए प्लम्बिंग फिक्सचर्स, पाइप फिटिंग्स और जो स्थापना की विधियां हैं उनकी सही तरीके से व्याख्या करता है। कोड के अनुसार जो हम जल आपूर्ति प्लम्बिंग के लिए पाइप और फिटिंग इस्तेमाल करेंगे वो संगत
इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होने चाहिए और भारत में जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, राष्ट्रीय भवन संहिता है, उसमें उल्लेखित सामग्रियों के अनुरूप होने चाहिए। वो जीआई पाइप फिटिंग्स हो सकती हैं, वो सीपीवीसी या यूपीवीसी या सामान्य पीवीसी पाइप और फिटिंग्स हो सकती हैं। हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन या कॉपर या ब्रास मेटल के भी पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घरेलू जल आपूर्ति की व्यवस्थाओं में हमें लेड पर आधारित पाइप या फिटिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि हम फ्लशिंग और ओवरफ्लो के पाइपों के लिए लेड आधारित पाइपों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में घरेलू जल आपूर्ति में लेड आधारित पाइपिंग और फिटिंग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब हम किसी इमारत में मुख्य पाइपलाइन से आपूर्ति का कनेक्शन प्रदान करते हैं तो इस आपूर्ति लाइन की कार्यप्रणाली इस तरह से डिज़ाइन की जानी चाहिए कि हमें स्रोत की तरफ उल्टा बैकफ्लो की कोई भी संभावना ना रहे। सभी जो पाइप के कार्य हैं वो इस तरह से डिज़ाइन, बिछाए और उपयोग में लिए जाएंगे कि सभी तरह के पाइप रिसाव से मुक्त रहें, जिससे न केवल पानी की बर्बादी रोकी जाएगी, पानी के रिसाव से जो हमारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है उसे भी रोका जा सकता है और हमारी जो जलापूर्ति तंत्र है वो रिसाव वाले स्थान पर बाह्य वातावरण से प्रदूषित होने के खतरों से भी बचा रहेगा। तो हमें जब हम मुख्य लाइन से किसी घर में कनेक्शन देते हैं तो सभी प्रकार के बैकफ्लो और रिसाव को रोकना अत्यंत आवश्यक है। जल आपूर्ति की जब भूमिगत पाइपलाइनों को बिछाया जाता है तो ये पाइपलाइनें यातायात के भार और कंपन से क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए जरूरी है कि इन्हें उचित गहराई पर, जो पाइप के व्यास में 30 सेंटीमीटर जोड़कर प्राप्त होती है, वहां पर बिछाया जावे। अगर ये पाइप 50 सेंटीमीटर व्यास का है तो इसे जमीन में 80 सेंटीमीटर गहराई पर बिछाया जाना चाहिए ताकि ये इस्तेमाल के दौरान सुरक्षित रहे। जब हम इस तरह के पानी आपूर्ति की पाइपलाइनों को लेआउट करते हैं तो इस लेआउट में पानी का अधिकतम डिस्चार्ज रहे, लाइनों में अनावश्यक मुड़ाव और बाधा ना हो, इसकी व्यवस्था करते हैं। पाइपलाइन बिछाते समय हमारा श्रम कम लगे, सामग्री की मात्रा कम लगे, इनकी बचत पर भी ध्यान रखा जाता है। जो हमारी पाइपलाइनें हैं वो सभी प्रकार के जंग और वाटर हैमर की समस्याओं से सुरक्षित रहे, इस पर भी ध्यान रखा जाता है। पाइपलाइनों में पानी के संचरण के दौरान अनावश्यक शोर की उत्पत्ति ना हो, इसे रोका जाता है और बनाते समय बेवजह के उल्टे सीधे मोड़ों से जो दिक्कत में भद्दापन आता है उससे भी बचा जाता है। जब हम मुख्य लाइन से किसी घरेलू उपभोक्ता को कनेक्शन देते हैं तो जो सर्विस पाइप है उसे जो स्टैंडर्ड हमारा पीतल का फेरूल है उससे जोड़ना चाहिए या पाइप में टी सेक्शन बनाना चाहिए और पाइपलाइन को जो कनेक्शन किया उसे जोड़ते समय हमें एक फ्लेक्सिबल लचीले पाइप का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम मुख्य पाइप से कनेक्शन के पाइप को बोर करके निकालते हैं तो बोरिंग को पाइप के ठीक ऊपर से शीर्ष पे क्राउन से लेना चाहिए और बोरिंग के पास रिसाव ना हो इसके लिए उपयुक्त प्रकार के सैडल के क्लैंप को भी चारों तरफ से कसकर लगाना चाहिए। और इस घरेलू कनेक्शन की लाइन में पानी की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक मीटर की व्यवस्था होती है, नियंत्रण के लिए वॉल्व होते हैं और उल्टी दिशा में बैकफ्लो न हो उसके लिए भी कंट्रोल लगाया हुआ होता है। जब हम किसी जल आपूर्ति के पाइप को भूमिगत चलाते हैं तो उस खाई में कोई दूसरा मल निकासी का पाइप नहीं होना चाहिए। अगर हमें एक ही खाई में जल आपूर्ति के पाइप और मल निकासी के पाइप दोनों बिछाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, इसे रोकना अपरिहार्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी जल आपूर्ति की पाइप है उसका निचला सिरा भी सीवर लाइन के सबसे ऊपरी शीर्ष सिरे से कम 30 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर एक दूसरे में रिसाव है तो जल में प्रदूषण या रिसाव के दुष्प्रभाव नहीं आने चाहिए। अगर हम भारतीय शहरों में जल वितरण प्रणाली को देखें तो वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उसमें बहुत अधिक पानी के रिसाव की हानियां हो रही हैं और ये रिसाव मुख्यतः पुराने पाइपों और उनमें जो रखरखाव की कमी है उसके कारण है और ये दोनों तरह का है। ये भौतिक पानी की मात्रा का नुकसान तो है ही है, साथ ही साथ हमारी जल आपूर्ति करने वाली कंपनियां हैं उनमें मौद्रिक फाइनेंशियल लॉस भी है, क्योंकि बहुत जगह पे मीटरिंग अपूर्ण है, बिलिंग सही तरीके से नहीं होती, तो जल आपूर्ति प्राधिकरण को सही रूप से वित्तीय लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगर हम भौतिक रिसाव हानियों को देखें तो ये वितरण की जो मुख्य लाइन है उसमें रिसाव हो सकता है, हमारे पानी के भंडारण के जो बड़े टैंक हैं
उनमें रिसाव हो सकता है। और जो हम मुख्य पाइप से उपभोक्ता के घर पे जो कनेक्शन देते हैं, उस कनेक्शन पॉइंट पर फेरूल के सही तरीके से शटल से कवर नहीं होने के कारण भी रिसाव की हानियां हो सकती हैं। अगर हम भारतीय शहरों में जल आपूर्ति व्यवस्था को देखें तो ये जल आपूर्ति व्यवस्था भूजल, जो अंडरग्राउंड वाटर है, और जो सरफेस वाटर है, सतही जल है, उन दोनों पर मिली जुली होकर निर्भर है। और जो बड़ी आबादी के हमारे बड़े शहर हैं, इन सभी शहरों में तो हम सतही जल का इस्तेमाल करते हैं, और आमतौर पे ऐसे बड़े शहरों से काफ़ी दूर जो झील या बांध या दूसरे जलाशय है, वहाँ से जल की आपूर्ति करनी होती हैं, जो पर्याप्त नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमारे भारतीय शहर और उनके निवासी या तो सार्वजनिक या स्वयं के निजी जो भूजल स्रोत हैं, उन पर काफ़ी अधिक निर्भरता रखते हैं। और ऐसी स्थितियों में हमारे जो जल भ्रत हैं, पानी के हमारे जो अंडरग्राउंड स्टोरेज भंडार हैं, उनमें लगातार कमी आ रही है और शहरों में भूजल का स्तर लगातार नीचे उतर रहा है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पानी की आपूर्ति संकट में आ रही है, सन 2002 में भारत के कई नगर निगमों में और कई राज्यों में किसी भी नए भवन के निर्माण के समय उसमें वर्षा जल के पुनर्भरण की संरचनाएं निर्मित करना अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में भवन पर जो वर्षा जल आ रहा है, उस वर्षा जल को एकत्र करके भवन में उपयोग लिया जा सकता है, या उसे इकट्ठा करके थोड़ी रेत और कंकरों की सफाई करके उस पानी से हम भूजल के हमारे जो जल व्रत हैं उनमें भंडारण कर सकते हैं, उन्हें भर सकते हैं, उन्हें रिचार्ज कर सकते हैं, ताकि हमारे शहरों में जो पानी की आपूर्ति का संकट आसन है उसे रोका जा सके। उम्मीद है इस खूबसूरत लर्निंग वीडियो से शहरों में जो भवन हैं उनमें जल आपूर्ति की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं, उन्हें आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इसी श्रृंखला में हमारी जो दूसरी लर्निंग वीडियो है वो जल निकासी और स्वच्छता, ड्रेनेज और सैनिटेशन को घरों में किस तरह से किया जाता है, क्या बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन्हें समझा रही है। हमारी बिल्डिंग सर्विसेज प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो भी इतनी ही इंफॉर्मेटिव और उपयोगी हैं, जिनका आप अपने अध्ययन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। इन वीडियोज़ में हमने भवनों में विद्युत स्थापना को बहुत बेहतर तरीके से समझाया हुआ है, और आप हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग सभी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट में भी अच्छी ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियोज़ हैं, जिनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।